अच्छा, ये एक क्वेश्चन लिखें। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को जरा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है जी। लेट्स से अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द concentration of sodium hydroxide in a solution whose pH value is calculate the concentration of NaOH in a solution whose pH value is 12.5। ठीक है जी, ये आपके पास pH वैल्यू। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन अ सॉल्यूशन हुज pH वैल्यू इज 12.5। 12.5 जो है ये आपके पास pH वैल्यू है। आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है NaOH की, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अच्छा, मुझे बेटा एक मिनट जरा, मैं थोड़ा इसको हो सकता है कॉल जो है वो थोड़ी देर के लिए मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा, ठीक है। कॉल मुझे करनी है, जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। जी बेटा, ये हो गया सॉल्व। Calculate the concentration of NaOH in a solution whose pH value is 12.5। सेम आंसर आ रहा है जी, इसका आंसर भी यही आ रहा है। अच्छा, वो मैंने शायद कंसंट्रेशन, हाँ तकरीबन वही सेम कर दिया। ठीक ठीक ठीक, वहाँ पे पीएच हमने 1.50 ली, यहाँ पे 12.5, तो बात एक ही पड़ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आंसर सबके पास यही आ रहा है, 3.1 से 0.0316। जी, बाकी सबने सॉल्व किया बेटा इसको या नहीं? ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एक दफा देख लेते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन अ सॉल्यूशन हुज pH वैल्यू इज 12.5। ठीक है, तो आपके पास pH वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले सिंपली आपने क्या किया कि आपने एच आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली। ठीक है, एच आयन की कंसंट्रेशन यही pH वाले फॉर्मूले से, pH वाला फॉर्मूला अप्लाई किया आपने। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट सिंपल आपको, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप फिर खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपने यहाँ से एच आयन की कंसंट्रेशन निकालनी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एच आयन की कंसंट्रेशन निकाली है। पीएच ऑलरेडी गिवन है, एच आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो जो भी एच आयन की कंसंट्रेशन आएगी, हमें मालूम है KW इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। और KW की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10 पावर माइनस 14। तो यहाँ पे एच आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से आ जाएगी, वो यहाँ पुट करें तो फिर आप OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स में सॉल्व हो रहा होगा। या फिर आप डायरेक्ट इसको पीएच की वैल्यू गिवन है, यहाँ से पीओएच निकाल लें, 14 माइनस 12.5, 14 माइनस 12.5, तो यहाँ से हमें पीओएच मिल जाएगी 1.50। और फिर इसको पीओएच को जो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में लगाएं कि पीओएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आएगी और जो OH आयन की कंसंट्रेशन होगी वही सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है जी, क्लियर है? तो आप दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको बात? हाँ जी, सबको क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा?
ठीक है, तो ये दोनों वेज जो है वो आप ध्यान में रखें आपके पास, यानी कि दो किस्म के क्वेश्चन। अब ये चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन है कि जिसमें आपको पीएच गिवन हो, एच आइन की कंसंट्रेशन निकालनी हो, या एच आइन की कंसंट्रेशन गिवन हो, पीएच फाइंड आउट करनी हो, या इसी तरीके से ओएच की कंसंट्रेशन गिवन हो और पीएच फाइंड आउट करनी हो। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है डायरेक्ट, और ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तक बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, फिलहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स को और स्ट्रॉन्ग बेस को, कि हाउ टू कैलकुलेट द पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलें अब जरा हम आगे मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ठीक है, व्हाट इफ वी हैव अ वीक एसिड और व्हाट इफ वी हैव अ वीक बेस। ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने बात कर ली। ठीक, अच्छा, अब लेट्स से कि आपके पास एक वीक एसिड है। ठीक, सपोज हम कहते हैं कि वी हैव इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है जी, फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस। तो अब लेट्स से वी हैव अ वीक एसिड इथेनोइक एसिड। ठीक है, सपोज हमारे पास है इथेनोइक एसिड CH3COOH। अगर आप इथेनोइक एसिड को आयोनाइज करते हैं, व्हेन वी आयोनाइज इथेनोइक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा? CH3COOH। इसको आपने आयोनाइज किया, ये क्योंकि वीक एसिड है तो ये पार्शियली आयोनाइज होगा, दिस वुड प्रोड्यूस CH3COO नेगेटिव प्लस H+ आइन। ठीक है, ये जब आपका आयोनाइज होगा तो this will produce CH3COOH. Ethanoic acid will ionize into ethanoate ion plus hydrogen ions. ठीक है, यहाँ से आपके पास ये आयोनाइज होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। एज इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, एज इथेनोइक acid is a weak acid, it partially ionizes। ठीक है, ये पार्शियली आयोनाइज होगा। ठीक, एंड यानी आप ये कहने कि कितना ये आयोनाइज हो रहा होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा। अब हम ये कहने कि ये कितना आयोनाइज होगा, दैट वुड बी नोन एज इट्स एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। तो हम ये कहते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली ये देखते हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या जिसको हम एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन भी कह सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन अल्फा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिसोशिएटेड ions in solution divided by the total number of, सॉरी इसको आपने इस तरह concentration of dissociated ions in solution divided by concentration of dissolved acid। ठीक है, आपने कितना एसिड डिसॉल्व किया है और उसमें से कितना आयोनाइज हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाएगी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, कि जब आपने लेट्स से HCl डिसॉल्व किया 1 मोल पर dm³, ठीक है, अब उससे वो कितना आयोनाइज हुआ है, तो वो आपने कंसंट्रेशन ऑफ डिसोशिएटेड, जितने आयंस डिसोशिएट हुए उनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल जो आयंस आपने एसिड जो आपने डिसॉल्व किया था उसकी। तो इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो आपको मिलेगा दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। एज सच ये फॉर्मूला आपने यूज नहीं करना। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाह रहा था कि आपको कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और आप किसी भी एसिड के लिए एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, कि कितना, यानी आप कह लें कि द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, या आप कह लें कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, नंबर 1 इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, जितना ज़्यादा डाइल्यूट एसिड होगा उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। जितना डाइल्यूट एसिड होगा उसकी डिग्री ऑफ, क्योंकि जब आप एसिड आपका डाइल्यूट होगा तो मतलब आप ये कह लें कि देयर वुड बी लेस पार्टिकल्स। पार्टिकल जो एसिड के पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे।
तो उनके दरमियान में इंटरेक्शंस कम होगी, तो दे कैन बी इजीली आयोनाइज्ड। ठीक है, अगर पार्टिकल्स क्लोज हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, उनको आयोनाइज करना मुश्किल होगा। तो हम कहते हैं कि द डाइल्यूशन इंक्रीजेस एज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन increases as dilution increases। ठीक है, जितना आप अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, जितना एसिड डाइल्यूट करते जाएंगे, तो आप भी कह लें कि उसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बढ़ती जाएगी। लेट्स से मेरे पास दो सॉल्यूशन है, 0.001 मोल्स पर dm³ इथेनोइक एसिड और 0.1 मोल्स पर dm³ इथेनोइक एसिड। तो इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, परसेंट आयनाइजेशन हो सकता है नंबर ऑफ आइंस यहाँ पे ज्यादा हो, लेकिन जो आप परसेंट आयनाइजेशन देख रहे हैं वो इसकी ज्यादा होगी, यानी कि इसमें ज्यादा परसेंट जो है वो आयोनाइज हो रहा होगा। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? ये सबको क्लियर है? जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या परसेंट आयनाइजेशन जो है ये बढ़ेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा ये सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है, और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा फैक्टर एक तो हो गई डाइल्यूशन और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयनाइजेशन विल इंक्रीज। तो द परसेंट आयनाइजेशन और डिग्री आयनाइजेशन, परसेंट आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आयनाइजेशन जो है ये उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हैं जो सिंपल आपको ध्यान में रखने हैं। खैर अच्छा, अब देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास इथेनोइक एसिड है जो कि वीक एसिड है। ठीक है, आपने इसको आयोनाइज किया, ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा CH3COOH। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, इथेनोएट आइन CH3COO नेगेटिव प्लस H+। अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। एट इक्विलिब्रियम से कहा जाएगा जी राइट द इक्वेशन ऑफ Kc फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो Kc की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, concentration of H+ ion upon concentration of CH3COOH। ठीक है, ये आपके पास। अच्छा, इसमें हम साथ में वाटर, क्योंकि हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि लेट से मैं इसको इक्वेशन को जरा कंप्लीट करता हूँ। लेट से मैंने इसमें वाटर भी ऐड, पानी में ऐड किया होगा ना, तो जब पानी में ऐड करेंगे इथेनोएट आइन बने और यहाँ से जो H+ निकलेगा वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेगा? हम पूरी कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H3O+ हाइड्रोक्सोनियम आइन। ठीक है, तो अब क्या बन रहा है हमारे पास? इथेनोएट आइन, हाइड्रोक्सोनियम आइंस, H3O+, इथेनोइक, कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब हमें ये मालूम है कि पानी क्योंकि सॉल्वेंट है, वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि एज वाटर इज सॉल्वेंट, और क्योंकि एच आइन बहुत कम बन रहे होंगे, यानी जो एच आइन बनेंगे वो वाटर को हाइड्रोक्सोनियम आइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पानी के नंबर्स कम होते जाएंगे, बट क्योंकि आयनाइजेशन ही बहुत कम हो रही है तो पानी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। H2 इज सॉल्वेंट, सो इट्स कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। इसकी जो कंसंट्रेशन है ये तकरीबन कांस्टेंट ही रहेगी, उस पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो हम कहते हैं कि ये अगर कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट के साथ ले जाएं, जैसे हमने आयनिक प्रोडक्ट में किया था। तो Kc इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ, पहले हम हाइड्रोक्सोनियम आइन लिख लेते हैं, H3O+ CH3COO नेगेटिव अपॉन CH3COOH। तो अब यहाँ से आपके पास एक नई टर्म आ जाती है, ये जो Kc ये भी कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है कंसंट्रेशन, तो ये दोनों कांस्टेंट्स मिलके एक नया कांस्टेंट हमें मिल जाएगा जिसे हम नाम देंगे Ka। Ka इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आइंस, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नया आप कह लें कांस्टेंट आया है Ka, this new constant is known as acid dissociation constant। Ka क्या है? This is acid
डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये कहलाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये के ए क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो के ए को आप जर्नलाइज कर सकते हैं, ये तो जस्ट हमने इथेनोइक एसिड के हिसाब से देखा, बट अगर मैं इसको जर्नलाइज करूं, लेट्स से इफ आई जर्नलाइज इट, सपोज मैं कहता हूं कि जी HX कोई भी वीक एसिड है, सपोज HX इज अ वीक एसिड, तो अगर मैं HX के लिए के की एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा तो HX के लिए के की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? दिस वुड बी के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस, हाइड्रोक्सोनियम आइन और हाइड्रोजन आइंस, एक ही बात है, कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आइंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक ही एक्सप्रेशन आ गई फॉर एनी वीक एसिड, कोई भी वीक एसिड हो, बिकॉज के जो है ये आप नॉर्मली वीक एसिड के लिए देखते हैं। ठीक है, वरना अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर होती। ठीक है, ये इक्वेशन तो आप सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे ना कि जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन इज नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर ये दोनों बराबर है फिर तो ये अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, देन तो फिर आपको ये अप्लाई नहीं करनी। बट अगर ये दोनों अनइक्वल है देन फिर आप के की एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्लियर हो रहा है बेटा? व्हाट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैसे हमने फाइंड आउट किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक सबको क्लियर है बात? हाँ जी, क्या रिपीट कर दें? के ए सिंपली देखो, के ए कुछ भी नहीं है, ये वही के डब्ल्यू है, वही के सी है, कुछ भी कोई नई चीज नहीं है इसमें। जस्ट मैंने सिंपल क्या किया है कि जब आप इथेनोइक एसिड को आयोनाइज करोगे तो जो आयंस बनेंगे, आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, केसी में क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। तो ये केसी की एक्सप्रेशन आपने कैसे लिख ली? आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया, इथेनोएट आयन बने, हाइड्रोक्सोनियम आयंस बने, ये कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी, नीचे रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसको हम कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट के साथ ले गए, केसी के साथ, और इन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नई टर्म आ गई नोन एज के ए, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको जनरलाइज कर दिया आपने कि किसी भी एसिड के लिए अगर आपको के की एक्सप्रेशन लिखनी है तो आयंस की कंसंट्रेशन, H आयन और नेगेटिव आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो ये के की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है बात? अच्छा जी, अब देखें, मतलब ये तो आपने सिंपली के की एक्सप्रेशन लिख ली। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ के ए, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ के ए, जी बेटा, के का यूनिट क्या होगा? व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ के ए? जी, के का यूनिट क्या होगा? मोल्स पर डीएम क्यूब। जी, मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है जी, क्योंकि एच आयन की कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब अपॉन मोल्स पर डीएम क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट ऑफ के क्या बन जाएगा? दैट वुड बी मोल्स पर डीएम क्यूब, तो ये के का यूनिट होगा। अच्छा, अब आपने मुझे एक बात बतानी है कि द वैल्यू ऑफ के द वैल्यू ऑफ के would be directly proportional to acid strength और inversely proportional to acid strength। जी, के की वैल्यू जो है इसका एसिड स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा? The value of Ka will be directly proportional to acid strength और inversely proportional। अच्छा जी, एक आंसर तो आ गया inversely proportional, और इसके अलावा बाकी बच्चे क्या कहते हैं? The value of Ka, would it be directly proportional to acid strength or inversely proportional? Inversely proportional। अच्छा जी, दो आंसर आ गए इनवर्सली के लिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि जितनी के की वैल्यू बढ़ेगी एसिड उतना वीक होगा। ठीक है, तो आप देखें के की एक्सप्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अपॉन HX, तो जितनी आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी के की वैल्यू बढ़ेगी, और जितने ज्यादा आयंस होंगे, हम कह रहे हैं जितने ज्यादा आयंस होंगे तो के की वैल्यू उतनी ज्यादा लार्ज आएगी, और जितने ज्यादा आयंस होंगे मतलब एसिड उतना स्ट्रांग होगा।
तो द वैल्यू ऑफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतने ज्यादा आयंस बनाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं? ये समझ में आ रही है बात कि एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। ये के ए की एक्सप्रेशन में ऊपर आयंस है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें आयंस है, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे के ए की वैल्यू उतनी ज्यादा लार्ज होगी, ठीक है, उतनी लार्ज वैल्यू होगी। तो जितनी लार्ज वैल्यू आएगी हम कहेंगे एसिड उतना स्ट्रांग होगा, ठीक। तो द वैल्यू ऑफ के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। के ए की जो वैल्यू है ये एसिड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा के ए की वैल्यू उतनी लार्ज आएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बट ये मतलब लेट से के ए की वैल्यू इस टाइप की, सपोज हमारे पास 3 एसिड्स हैं, मीथेनोइक एसिड HCOOH, इथेनोइक एसिड CH3COOH एंड प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। आपके पास ये 3 एसिड है। लेट से मैं कह रहा हूँ इसकी कंसंट्रेशन, इसकी के ए की वैल्यू है, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं जस्ट अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने कहा जी इसकी वैल्यू होगी 1 × 10⁻⁻⁶, तो इसकी वैल्यू होगी 1 × 10⁻⁻8 और इसकी वैल्यू होगी 1 × 10⁻⁹। तो मतलब एसिड वीक होते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा लार्ज के ए की वैल्यू किसकी है? मीथेनोइक एसिड की। तो सबसे अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो हम कहेंगे मीथेनोइक एसिड जो है वो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी के ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है। जितनी ज्यादा के ए की वैल्यू होगी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अगेन हमारे पास ये नंबर जो है ये मतलब पावर्स में एक्सपोनेंट्स में चला गया। अगर आप एक्सपोनेंट्स में डील नहीं करना चाह रहे तो आप के ए को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अनदर टर्म नोन एज पी के ए। जैसे पीएच निकालते हैं हम, ऐसे पी के ए, ठीक है। के ए, द वैल्यू ऑफ के ए कैन बी converted into a more can be converted into a more या आप simply can be converted into pKa, which can be easily comprehend, ठीक है, जिसको हम आसानी से समझ सकेंगे। pKa वैल्यूज जो हैं ये ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं एज कम्पेयर टू Ka वैल्यूज, ठीक है। pKa वैल्यू क्या है? pKa वैल्यू, या आप सिंपली पहले इसका फॉर्मूला लिख लें कि pKa, ठीक है, pKa इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग Ka। जैसे pH थी नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऐसे pKa है पावर ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग Ka, ठीक है। तो pKa इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग Ka। तो ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है, Ka एंड Pk, और Pka वैल्यू और एसिड स्ट्रेंथ। अब यहाँ से अगर आप Pka वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो आपके पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, मतलब वो एक्सपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो बट ये ध्यान में रखिएगा कि pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ, क्योंकि Ka वैल्यू जितनी लार्ज होगी Pka उतनी कम आएगी। नेगेटिव लॉग है ना, तो जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी Pka वैल्यू उतनी कम आएगी, और जितनी कम आएगी Pka वैल्यू हम कहेंगे कि एसिड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो Ka is directly proportional to acid strength. Ka is directly proportional to acid strength and pKa is inversely proportional to acid strength. ठीक है जी, क्लियर है ये बात? मतलब ये जस्ट थोड़े से आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज कोई इतना मतलब आप कहने की जरूरी नहीं है कि आप pKa वैल्यू निकालें, बट आप डायरेक्ट Ka वैल्यू से भी काम चला सकते हैं। बट क्योंकि ये टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखेंगे Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ एंड pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप। अच्छा जी,
अब तक तो हमने ये सारी बात कर ली कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, पीकेए वैल्यू कैसे निकलती है, बट अभी तक हम इस पे नहीं आए कि वीक एसिड्स में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट की जाए। ठीक है, तो अब देखें, अब आ जाते हैं हम सबसे काम की बात के ऊपर, लास्ट बात जो हम इसमें करते हैं। हमने कहा कि जी Ka is equals to how to find the concentration of H ion, how to find the concentration of H ions in weak acid solution। ठीक है जी, वीक एसिड के सोल्यूशन में H ion की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट की जाए। अब मुझे ये मालूम है कि Ka is equals to concentration of H plus concentration of X negative अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HX। यानी HX कोई वीक एसिड है, HX कोई वीक एसिड है, अगर आप इसको आयोनाइज कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, HX इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव। अब मुझे पता है कि ये वीक एसिड है तो ये बहुत कम आयोनाइज हो रहा होगा, ठीक है, बट जितना भी आयोनाइज हो रहा होगा, ठीक है, हमें ये मालूम है कि द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन वुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव आयन। जितने H प्लस आयन बनेंगे उतने ही X नेगेटिव आयन बनेंगे। क्लियर है बेटा ये बात समझ में आ रही है कि चाहे बहुत कम बन रहे हैं, ना होने के बराबर बन रहे हैं, बट जितने भी H प्लस आयन बनेंगे X नेगेटिव आयन भी उतने ही बनेंगे, जितने हाइड्रोजन आयन्स बनेंगे इथेनोएट आयन्स भी उतने ही बनेंगे। ठीक है, क्लियर बात। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव, तो मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। तो अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो हम X नेगेटिव की जगह पे इस इक्वेशन में H प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जी Ka वुड बी इक्वल टू, मैं इसको सिंपली ऐसे लिख लेता हूँ कि Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और X नेगेटिव की जगह पे भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं तो आपने ये लिख दिया HX। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HX। ठीक है, अब अगर आपको H आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ka मल्टीप्लाई बाय एक, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ka मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX, एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड फाइनली अगर आपको H आयन की कंसंट्रेशन निकालनी होगी तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, so this would become a concentration of hydrogen ion is equals to square root of Ka into concentration of acid. So this would be the formula to find out the concentration of hydrogen ions in a weak acid solution. जब भी आपको किसी वीक एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होगी तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला निकालेंगे कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka। Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू गिवन होगी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी एसिड की वो आपके पास यहाँ पे गिवन होगी, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से आपको H आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी, उससे फिर pH वाले फॉर्मूले में लगाएंगे तो pH पता लग जाएगी। ठीक है जी, तो सिंपल आपको ये 2-4 स्टेप्स हैं जो ध्यान में रखने कि दिस वुड बी द वे ऑफ फाइंडिंग आउट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ वीक एसिड सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला लगाना है आपने, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HX। क्लियर है बात जी? ये डेरिवेशन समझ में आ गई है बेटा सबको? ठीक है, इसमें से काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पास पेपर में वीक एसिड्स के ऊपर। वीक बेसिस पे ऐसा कोई इतने क्वेश्चन नहीं बनते, बट वीक एसिड्स पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सबको ये फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम हम इसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। Kw क्या होता है, pH का फॉर्मूला क्या है, Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa का फॉर्मूला क्या है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन वीक एसिड कैसे निकलेगी। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ तक देख लिया। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपको पूछनी है तो बेटा अभी पूछ लें, कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, कोई डाउट, सबको क्लियर है? अच्छा जी, इसको मैं फिर आज यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, अभी जरा मुझे थोड़ा काम है, जाना है, तो आज मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।